Hello students, very good morning to all of you and welcome to the VL Academy. How are you all? I hope you will be fine. So let's begin today lecture. Today we are going to talk about parts of speech third unit verb. आज हम बात करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के थर्ड यूनिट की जिसका नाम वर्ब है. वर्ब वास्तव में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज लगभग 90% सेंटेंसेस हम वर्ब की हेल्प से ही बनाते हैं और अगर हमें वर्ब के बारे में जानकारी नहीं होगी तो हम वर्ब के सेंटेंसेस को नहीं बना पाएंगे. तो सबसे पहले हम इसका आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं. हम कैसे पहचानते हैं कि कोई भी शब्द वर्ब है या नहीं है. तो मोस्टली हम हिंदी से बात करेंगे कि हिंदी में आपके पास जो शब्द दिए हुए हैं उनमें से कौन सा शब्द वर्ब है, इसके बारे में बात करेंगे. तो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर वर्ब के शब्द के लास्ट में ना लगा है, हिंदी में अगर शब्द के लास्ट में ना लगा है तो वो क्या होगा, वो आपका वर्ब होगा. जैसे कि हंसना, खेलना, कूदना, उठना, बैठना, गाना, सोना, रोना, इन सब के लास्ट में ना लगा हुआ है तो ये क्या है, ये आपका वर्ब है. बट कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे सर जैसे कि कुछ नेम्स में भी ना लगा रहता है, जैसे कि रीना, हिना, मीना, तो इनके लास्ट में भी ना लगा हुआ है तो क्या ये भी वर्ब है. तो इसको किस तरीके से हम क्लेरिफाई करेंगे, इसको किस तरीके से देखेंगे कि ये वर्ब के अंतर्गत आते हैं या नहीं आते. तो ऑब्वियसली बात है वर्ब में नहीं आते हैं, ये नाउन में आते हैं क्योंकि नाम है और जितने भी नाम होते हैं वो सब आपका नाउन पे आते हैं. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर. तो अब देख लेते हैं कि जैसे हमारे पास खेलना है, खेलना एक शब्द है, ये आपका नाउन है, लेकिन अगर हम इसका ना हटा देते हैं, ठीक है, ना हटा देते हैं तो खेल का कोई मतलब बचा, बिल्कुल बचा. खेल का मतलब बच रहा है और हमें पता है कि खेल क्या होता है, खेल को क्या बोलते हैं तो हमें पता है. ठीक है, इसी तरीके से हम एक नाम लेते हैं जैसे कि रीना. अब रीना का ना हटा दो तो री का कोई मतलब री का कोई मतलब बचा है नहीं, री का कोई मतलब नहीं बचा. इसलिए रीना क्या है, आपका नाम है, ये नाउन है और जिसके लास्ट में ना लगा रहता है और उस ना को हटाने के बाद उस शब्द का मतलब बचता है तो वो आपका वर्ब होता है. क्लियर, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स की. वर्ब 3 टाइप्स की होती है. ठीक है, सबसे पहला आपको वर्ब टू बी आएगा, फिर इसके बाद टेंसेज आएंगे, फिर मॉडल आएंगे. तो मॉडल्स के एंड टेंसेस के जो लेक्चर्स हैं उसका जो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हुआ है वहां से जाकर के आप उसको देख सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं. वर्ब टू बी की बात करेंगे. वर्ब टू बी क्या होता है, वर्ब टू बी मीन्स क्रिया का होना. क्रिया का होना मतलब समझ रहे हैं, कोई भी वर्ब है वो हो रही है, क्रिया का होना वो है. एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं. मैं फ्यूचर पे चेंज होऊंगा ना, इट विल नॉट बी चेंज. आई एम अ बॉय. आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूं. अभी क्लियर. माई नेम इज वट एवर योर नेम, तो वो सब क्या है, वो वर्ब टू बी है. और वर्ब टू बी की जो मेन पहचान है वो ये है कि वर्ब टू बी में वर्ब नहीं होती है. ठीक है, वर्ब नहीं होगी. जैसे कि आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है. पहले था या नहीं था मुझे नहीं पता, आगे होगा या नहीं होगा ये भी नहीं पता, लेकिन अभी मेरे पास एक पेन है तो ये क्या होगा, ये आपका वर्ब टू बी हो गया. क्लियर. ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका वर्ब टू बी हो गया. अब बात करते हैं टेंसेस की. टेंसेस आपको पता है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आपकी जाकर के देखिए. फिर मॉडल, वो भी है डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, उसको भी जाकर के देखिए आप. देन वर्ब टू बी में अभी प्रेजेंट और पास्ट में वर्ब टू बी बन सकती है, फ्यूचर पे नहीं बनती है. तो इसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब यूज होंगी वो इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव एंड हैड. तो सबके एक एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. आई एम अ बॉय, एम का हो गया. ठीक है, दिस इज अ पेन, इज का हो गया. दीज आर माई फ्रेंड्स, आर का एग्जाम्पल हो गया. वाज, वाज का क्या करते हैं, आई वॉज अ स्टूडेंट, तो आई वॉज स्टूडेंट वाज का एग्जाम्पल हो गया. दे वर माई फ्रेंड, वर का एग्जाम्पल हो गया. आई हैव अ पेन, आई हैड अ पेन, ही हैज अ कार. तो ये सारे एग्जाम्पल्स क्लियर आपके. ठीक है, अब बात करते हैं वर्ब्स टू टाइप्स की होगी यहाँ पे, ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव. ट्रांसिटिव क्या होता है, ट्रांसिटिव होता है जो कर्म के साथ आता है, इंट्रांसिटिव होता है जो बिना कर्म के आता है, विदाउट ऑब्जेक्ट. ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं. इस पे हिंदी में इसको सकर्मक अकर्मक बोलते हैं, कर्म के साथ और कर्म के बिना. तो ट्रांसिटिव का एग्जाम्पल क्या होता है, ही गोज टू मार्केट, उसके पास ऑब्जेक्ट है कहाँ जाने का, कहीं भी जाने का उसके पास ऑब्जेक्ट है. ठीक है, बाजार जाने का है उसको, स्कूल जाने का है उसको, घर जाने का है, कहीं भी जाने का है तो उसके पास ऑब्जेक्ट है. क्लियर है. ठीक है, और आपका इंट्रांसिटिव देख लेते हैं. ही गोज, वह जाता है, कहाँ जाता है ये कंफर्म नहीं है, तो ये इंट्रांसिटिव हो गया आपका. नाउ फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट. फाइनाइट क्या होता है, जो भी सेंटेंस होता है उसका जो मेन वर्ब होगा उसको हम फाइनाइट बोलते हैं. नॉन फाइनाइट, मेन वर्ब के अलावा जितने भी अदर वर्ब आएंगी आपके सेंटेंस में वो आपका नॉन फाइनाइट होता है. और नॉन फाइनाइट की आइडेंटिफिकेशन ये होती है कि उसके पहले हमें टू का यूज करना होता है. जैसे कि ही गोज टू स्कूल टू स्टडी, तो दो वर्ब से, एक गोज और एक स्टडी.
तो गोज क्या है आपका, ये आपका फाइनाइट वर्ब है, और टू स्टडी क्या है आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है। किसी ने बोला कि फाइनाइट वर्ब को नॉन फाइनाइट में चेंज करो, अगर अलग से चेंज करना है हमको, तो गो के पहले हमने टू लगा दिया, टू गो, तो ये क्या हो गया आपका नॉन फाइनाइट हो गया। स्टडी के पहले टू लगा दिया, टू स्टडी, तो ये क्या हो गया आपका नॉन फाइनाइट हो गया। कन्फर्म। तो ये आपका फाइनाइट और नॉन फाइनाइट था। तो इस तरीके से हमने देखा कि आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसके यूजेस कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ पर यूज कर लेंगे इसको। अब हम इसको सेंटेंस में यूज करेंगे और मिस्टेक्स फाइंड आउट करेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजुअल है, किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। तो आइए मिस्टेक्स देखते हैं। सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट में मेन वर्क होता है सब्जेक्ट का, जो ये बताता है वो सिंगुलर है या प्लूरल। देन आफ्टर वी यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। रूल नंबर फर्स्ट, बेसिक प्रिंसिपल, सिंगुलर सब्जेक्ट्स नीड्स सिंगुलर वर्ब्स, प्लूरल सब्जेक्ट्स नीड्स plural verbs. Example, my brother is a nutritionist, my sisters are mathematicians. Next rule, rule number 2. The indefinite pronouns anyone, everyone, someone, no one, nobody are always singular and therefore require singular verbs. ये हमेशा singular होते हैं, इसलिए इनके साथ singular verb ही यूज होती है। Everyone has done his or her homework. Somebody has left her purse. Next rule, rule number 3. Some indefinite pronouns such as all, some are singular or plural depending on what they are referring to. Is the thing referred to countable or not? Be careful choosing a verb to accompany such pronouns. Some of the beads are missing. Some of the water is gone. Rule number 4. On the other hand, there is one indefinite pronoun, none, that can be either singular or plural. It often doesn't matter whether you use a singular or a plural verb, unless something else in the sentence determines its number. Example, none of you claims responsibility for this incident. None of you claim responsibility for this incident. None of the students have done their homework. Next rule, phrases such as together with, as well as, and along with are not the same as and. The phrase introduced by as well as or along with will modify the earlier word mere in this case, but it does not compound the subjects as the word and would do. Example, the mayor as well as his brother is going to prison. The mayor and his brother are going to jail. Next rule, the pronouns neither and either are singular and require singular verbs even though they seem to be referring in a sense to two things. Neither of the two traffic lights is working. Which shirt do you want for Christmas? Either is fine with me. Next rule, in informal writing, neither and either sometimes take a plural verb when these pronouns are followed by a prepositional phrase beginning with of. This is particularly true of interrogative constructions. Example, have either of you two clones read the assignment? Are either of you taking this seriously? Next rule, the conjunction or does not conjoin as and does. When nor or is used, the subject closer to the verb determines the number of the verb. Either my father or my brother are going to sell the house. Next example, neither my brothers nor my father is going to sell the house. Next rule, the words there and here are never subjects. There are two reasons, plural subjects for this. There is no reason for this. Here are two apples. Next, verbs in the present tense for third person singular subjects he, she, it and anything. Those words can stand for, have s endings. Other verbs do not add s endings. He loves and she loves and they love and. Next rule, sometimes modifiers will get between a subject and its verb, but these modifiers must not confuse the agreement between the subject and its verb. Clear? The mayor who has been convicted along with his four brothers on 4 counts of various crimes, but who also seems like a cat
to have several political lives is finally going to jail. Next rule. Words such as glasses, pants, pliers, and scissors are regarded as plural and require plural verbs unless they are preceded by the phrase pair of, in which case the word pair becomes the subject. My glasses were on the bed, my pants were torn, a pair of plaid trouser is in the closet. Next rule. Some words end in s and appear to be plural but are really singular and require singular verbs. The news from the front is bad. Next rule. On the other hand, some words ending in s refer to a single thing but are nonetheless plural and require a plural verb. Example. Our thanks go to the workers who supported the union. Next. Fractional expressions such as half of, a part of, a percentage of, a majority of are sometimes singular and sometimes plural depending on the meaning. A large percentage of the older population is voting against her. 2/5 of the troops were lost in the battle. Next rule. Sums and products of mathematical process are expressed as singular and require singular verbs. The expression more than one, oddly enough, takes a singular verb. More than one student has tried this. 2 and 2 is 4. Next, if your sentence compounds a positive and negative subject and one is plural, the other singular, the verb should agree with the positive subject. The department members, but not the chair, have decided not to teach on Valentine's Day. Clear? So, it was your subject and verb agreement rules. If you learn these rules, then you will be able to find out the mistakes in examination. Alright students, I hope you got the chapter in a great way. Description पे आपके लिंक दिए हुए जो पिछले वीडियोस थे आपके टेंस के एंड मॉडल्स के, और डिस्क्रिप्शन पे ही आपका लिंक दिया हुआ है इसकी एक्सरसाइज का जो आप घर में प्रैक्टिस पे कर सकते हैं. उसमें आंसर शीट भी होगी. तो ऑनेस्टी के साथ आपको पहले क्वेश्चंस करने, देन आफ्टर आपको मैच करना है कि मिस्टेक कहाँ पर थी. सो थैंक यू, हैव अ गुड डे, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो.